ओके सो जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम एक नए सेशन के साथ आपके सामने में हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं हम एक सीरीज चला रहे हैं 99 गोल्डन क्वेश्चंस ऑफ एमबीए सीईटी। इसमें हम ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को चुन चुन के आपके सामने में रख रहे हैं जो 100% आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के ट्रेंड्स के आधार पर। मतलब अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से कर लिए तो भी आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका जो भी अभी स्कोर आ रहा होगा उसमें आप 60-70 मार्क का बूस्ट कर सकते हो, इतना पोटेंशियल रहेगा इन वीडियोस में। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे, 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, उन वीडियोस को आप देखेंगे। आज का हमारा एक तीसरा वीडियो है। आज हम बात करने वाले एक खास टॉपिक की, उस टॉपिक की जिसके क्वेश्चन अगर आए मेरे भाई तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब जैसे 5 क्वेश्चन का पूरा सेट ही आता है। और दूसरी खासियत ये है कि ये मिनिमम टाइम में खत्म होता है। मतलब हार्डली 1.5 मिनट 2 मिनट बहुत हो गया, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट। 5 क्वेश्चन आपके 2 मिनट में अगर सॉल्व हो रहे हैं मेरे भाई, इससे अच्छा आरओआई आपको कोई क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है भाई, तो उसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अगेन एक हसीन चेहरे के साथ में। आज का थंबनेल बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो थोड़ा सा है ना इसी के इसमें लाइक कर देना मेरे भाई कि भाई वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की। किसकी भाई? इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जबरदस्त मिलते हैं आपको। लेकिन वो पढ़ने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊं। तो आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। देखो, इसमें आपको 5 तरीके के सिंबल मिलेंगे। कौन से? तो एक सिंबल आपका होता है ग्रेटर देन, दूसरा सिंबल होता है आपका लेस देन, एक और सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एक सिंबल होता है आपका लेस देन और इक्वल्स टू, और एक लास्ट सिंबल आता है आपका इक्वल। अगर मैंने कभी ऐसा बोल दिया कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी, देखो इसका मतलब ये होता है जिधर ये मुंह ऐसा खुला हुआ है ना वो इंसान बड़ा रहता है। तो आप हमेशा याद रखिए ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब होगा ए बड़ा है बी छोटा है। क्लियर है भाई? इसका मतलब क्या होगा? ए इज लेस देन बी, इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, इसका मतलब होगा ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, इसका मतलब होगा a इक्वल्स टू बी। ठीक है भाई? तो हमेशा एक चीज याद रखिए, इनके अपने एक मीनिंग है। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट, एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं गेट का कंसेप्ट। अब गेट क्या होता है? तो मेरे भाई ये वाला जो पार्ट है ना इसको कहा जाता है ओपन गेट। आई होप ये वीडियो में दिख रहा है भी नीचे वाला पार्ट। ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। अगर मैंने ऐसा लिखा a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना इसी को कहा जाता है ओपन गेट। ये ओपन है पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है क्लोज गेट। क्लोज का मतलब होता है भाई इधर से बंद है। तो इसका मतलब क्या है? इधर से गेट ओपन है, इधर से गेट क्लोज है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं ए से बी पे जाना चाहता हूं, अगर मैं ए से बी पे जाना चाहता हूं तो मैं ए से बी पे जा सकता हूं, लेकिन मैं बी से ए पे नहीं आ सकता। मैं बी से ए पे नहीं आ सकता। आई होप समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि बी से ए पे आऊंगा तो ये क्लोज है रास्ता। ठीक है भाई, समझ में आया? ए से बी पे जा सकता हूं लेकिन बी से ए पे नहीं आ सकता। तो सेम आपको ये सबकी भी मीनिंग है। क्या मीनिंग है वो समझाता हूं। देखो इसका मीनिंग क्या होगा? मैं ए से बी पे जा सकता हूं लेकिन मैं बी से ए पे नहीं आ सकता। आई होप समझ में आया। ए से बी पे जा सकता हूं। अच्छा बोलो इसका मतलब क्या है? बी से ए पे आ सकता हूं लेकिन ए से बी पे नहीं जा सकता। बोलो इसका मीनिंग क्या है? याद रखिए इसका मतलब होगा ए से बी पे तो जा सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे इक्वल टू भी है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए से बी पे तो जाऊंगा लेकिन हर स्टेप पे इक्वल टू साथ में चलेगा। मतलब इक्वल टू आपके हर स्टेप में होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ, ईच स्टेप। देखो अब बच्चों को कंफ्यूजन किस में होता है? इसमें और इसमें। तो आप ये दोनों को थोड़ा अच्छे से देखो। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए से बी पे जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? ए से बी पे जाऊंगा लेकिन हर बार इक्वल टू साथ में होना। इसका मतलब है कि अगर मैं ए से बी पे गया और हर बार इक्वल टू साथ में, तब बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। लेकिन अगर मैं ए से बी पे गया और हर स्टेप पे इक्वल टू अगर नहीं है, इसका ही मतलब क्या है कि भाई हर स्टेप में से अगर कम से कम एक भी स्टेप ऐसी मिलती है जहां पे इक्वल टू नहीं है, तब हम बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ये फॉलो होगा। आई होप समझ में आएगा। तो ये दोनों में ही कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हर स्टेप पे इक्वल टू होगा और इसका मतलब हर स्टेप पे इक्वल टू नहीं होगा।
और हर स्टेप पे इक्वल टू नहीं होगा, इसका मतलब ही क्या हुआ कि सब में से कम एक जगह पे अगर वो मिस है, वो है ही नहीं, तो आप बोलेंगे ये फॉलो करेगा। आई होप समझ में आया। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब होगा बी से ए पे जाएंगे लेकिन हर बार इक्वल टू साथ में होगा, सेम वैसे। अच्छा बोलो, इसका मतलब क्या है? ए से बी पे भी जा सकते हैं, बी से ए पे भी आ सकते हैं, ये दोनों साइड से ओपन होता है। आई होप ये समझ में आए। अगर आपको इनके मीनिंग समझ में आ गए तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप समझिएगा। अगर मैंने ऐसा बोला ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी, तो अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछ रहा हूं, बताइए ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा, सेकेंड ए इज ग्रेटर देन सी रहेगा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी रहेगा। मेरे को बताना इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करूं, बोलो ये बोल रहा है ए से बी पे जाओ, मुझे बताओ मैं ए से बी पे तो जा सकता हूँ भाई, हाँ जा सकता हूँ, लेकिन एक ही स्टेप में पहुंच रहा हूँ, क्या मेरे पास में यहाँ पे इक्वल टू है? इक्वल टू है, मतलब हर रास्ते पे इक्वल टू है, सीधा सीधा मतलब ये है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रास्ते पे इक्वल टू है तो इक्वल टू ही आएगा। मतलब अगर ये लिखा होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तब ये सही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसीलिए मेरे भाई ये वाला जो कंक्लूजन रहेगा वो फॉलो नहीं करता। आई होप समझ में आया। बोलो ये क्या बोल रहा है? ए से सी पे जाओ, मुझे बताओ क्या मैं ए से बी पे जा सकता हूँ? हाँ भाई जा सकता हूँ। अच्छा बोलो बी से सी पे जा सकता हूँ? जा सकता हूँ, क्योंकि मैं ए से सी पे पहुंच रहा हूँ। और ये वाले स्टेप पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब कम से कम एक स्टेप ऐसी मुझे मिल गई जिस पे इक्वल टू नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे ये फॉलो करता है। आई होप समझ में आया। बोलो इसका मतलब क्या है? ए से सी पे जाऊंगा लेकिन हर बार इक्वल टू साथ में होगा। मैं ए से सी पे तो पहुंच गया था, लेकिन मुझे बताओ क्या यहाँ पे इक्वल टू था? इस स्टेप पे इक्वल टू नहीं था, इसीलिए ये वाला फॉलो नहीं करेगा। आई होप समझ में आया। क्लियर है सबको? तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप मुझे बताइए, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कभी मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी, देन मैं बोल रहा हूँ बी इज लेस देन डी, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी। ठीक है भाई, और मैंने कंक्लूजन ये बोला है कि भाई बी इज ग्रेटर देन डी, पहला। दूसरा कंक्लूजन ये बोला है ए इज लेस देन डी, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू सी। मुझे बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आप मुझे बताइए पहला कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं करता है, तो देखिएगा भाई ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है भाई साहब कहां से कहां पे जाओ, बी से डी पे जाओ। तो सबसे पहले तो आप बी को पकड़ो, देखो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन मुझे डी पे जाना है तो यहीं से पकड़ो। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं बी से डी पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? क्लोज एंड है, मतलब मैं बी से डी पे नहीं जा सकता, इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा। आई होप समझ में आया। अच्छा मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है डी से ए पे आओ। मुझे बताओ डी से ए पे, क्या मैं डी से बी पे जा सकता हूँ? देखो डी से बी पे जा सकता हूँ, हाँ भाई जा सकते हैं। अच्छा बी पे यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, क्या मैं बी से ए पे आ सकता हूँ? नहीं आ सकते। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डी से बी पे आ सकता हूँ लेकिन बी से ए पे नहीं जा सकता, इसीलिए मैं डी से ए पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं डी से ए पे नहीं पहुंचा, इसीलिए हम बोलेंगे सेकेंड वाला फॉलो नहीं करेगा। इसकी बात करते हैं। बोले ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई सी से कहां पे आओ? ए पे आओ। मुझे बताओ सी से ए पे आने के लिए मुझे बताओ क्या मैं सी से डी पे पहुंच सकता हूँ? हाँ भाई पहुंच सकता हूँ। अच्छा बोलो क्या मैं डी से बी पे पहुंच सकता हूँ? हाँ भाई पहुंच सकता हूँ। अच्छा बोलो बी से ए पे जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। मैं सी से भले ही डी पे गया, डी से भले ही बी पे गया, लेकिन मैं बी से क्योंकि ए पे नहीं आ रहा, इसका मतलब है बी से मैं ए पे नहीं आ सकता, क्योंकि हम सी से ए पे नहीं आ सकते, इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई इसमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया? ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने में, याद रखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें रख रहा हूँ ताकि आपको एक है ना एक लेवल का भी आइडिया हो कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई,
एक चीज याद रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करिए, आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे छलांग मारेंगे। मुझे बताओ पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? पहला कंक्लूजन बोल रहा है G इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Z। मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा भाई? इसका मीनिंग ये होगा कि भाई मुझे कहां से कहां पे जाना है? मुझे G से Z पे जाना है, लेकिन इक्वल टू हर बार साथ में चाहिए। आप मुझे बताइए यहाँ पे G कहां पे है? देखो G यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी अपने को G चाहिए ना, G यहाँ पे है, G, हाँ ये G। मुझे बताओ G से Z पे जाना है, तो मुझे बताओ G से क्या मैं Q पे जा सकता हूँ? हाँ भाई जा सकता हूँ। अच्छा Q यहाँ पे है, क्या Q यहाँ पे भी दिख रहा है तुमको? तो यहाँ पे आता हूँ। अच्छा मैं इधर क्यों नहीं गया? क्योंकि इधर R है, मुझे Z पे जाना है, तो देखो Z यहाँ से जा सकते हैं, इसीलिए इधर आया। तो मैं G से Q पे गया, Q पे आया, और मुझे बताओ Q से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? Z पे। फिर से बोल रहा हूँ, G से Q पे गया और Q से Z पे आया, मतलब मैं Z पे पहुंच गया। अच्छा दूसरा, यहाँ पे G से जब Q पे गया तो इक्वल टू है, और Q से जब Z पे गया तब भी इक्वल टू है, मतलब हर बार इक्वल टू साथ में है, इसीलिए ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। आई होप समझ में आया। ठीक है भाई, मजेदार है। तो अगर मजा आ रहा होगा मेरे भाई, वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा ना, तो वीडियो को याद से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब ये घिसे पीटी कहानी है, मुझे रोज ही बोलना है यार, है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। तो आपका बस यही काम है मेरे भाई, अगर तुम किसी भी तरीके से अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है भाई, इतना कर लिया, मुझे उससे ज्यादा आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मेरे भाई ये वाला कंक्लूजन देखते हैं। देखो सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R। सोच के बताइए इसका मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? इसका मतलब होता है कि भाई मैं C से कहां पे जाऊंगा? R पे जाऊंगा, और इक्वल टू हर बार क्या होना चाहिए? साथ में होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे C से R पे जाना है, C से R पे, तो आप मुझे बताओ C कहां पे दिख रहा है? अभी यहाँ पे दिख रहा है। मुझे बताओ क्या मैं C से G पे जा सकता हूँ? हाँ भाई जा सकता हूँ। अच्छा बोलो G से Q पे जा सकता हूँ? हाँ भाई जा सकता हूँ। अच्छा बोलो Q से R पे जा सकता हूँ? हाँ भाई जा सकता हूँ। मतलब मैं C से R पे तो पहुंच गया। क्या C से G पे गया था? इक्वल टू साथ में था। G से Q पे गया तब भी इक्वल टू साथ में था, और Q से R पे गया तब भी इक्वल टू साथ में था। मतलब ये हर स्टेप पे इक्वल टू मेंटेन कर रहा है, क्योंकि हर स्टेप पे इक्वल टू साथ में था और मैं C से R पे पहुंच गया, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। इसीलिए हम बोलेंगे सेकेंड वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि बोथ 1 and 2 फॉलोज। ऐसा आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? E। इसीलिए आपका आंसर आएगा। आई होप ये समझ में आया। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाते हैं। बोलो इसमें क्या बोल रहा है? तो डायरेक्टली छलांग मारो कंक्लूजन पे, है ना भाई, बिल्कुल फटाफट। मुझे बताइए ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई साहब कहां से कहां पे जाओ? E से C पे जाओ। तो आप मुझे एक बात बताइए, E से C पे जाने के लिए पहले मुझे बताओ मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे देखो C पे पहुंचने के लिए D पे आना पड़ेगा, और D ये E दिख रहा है। तो एक काम करो, क्या मैं E से D पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इधर क्लोज एंड आएगा, क्योंकि मैं E से D पे नहीं जा सकता, मैं D से C पे भी नहीं जा सकता, इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा। आई होप समझा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? F से कहां पे जाना है मेरे भाई? B पे जाना है। मुझे बताओ F से B पे जाना है। अच्छा मुझे बताओ F से B पे जाने के लिए, F यहीं पे है, बोलो मैं F से E पे जा सकता? क्या नहीं जा सकता? F से E पे ही नहीं जा सकता, तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, इसीलिए ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन नॉट फॉलोड। मतलब करेक्ट आंसर आया होगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, मतलब करेक्ट आंसर होगा इसका D। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसको बताइए। बोलो ये क्या बोल रहा है मेरे भाई? ये बोल रहा है M से कहां पे जाओ? M से K पे जाओ, लेकिन इक्वल टू हर बार साथ में चाहिए, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ M से K पे जाना है, M से K पे, M से K पे, ठीक है भाई। मुझे बताओ क्या मैं M से H पे जा सकता हूँ? हाँ भाई जा सकते हैं। अच्छा बोलो H पे इधर आ गया, बोलो क्या मैं H से K पे आ सकता हूँ? हाँ भाई जा सकते हैं। अच्छा M से H जाते वक्त इक्वल टू था, H से K जाते वक्त इक्वल टू था, मतलब हर स्टेप में इक्वल टू साथ में, इसीलिए ये फॉलो करेगा। इसकी बात करते हैं। बोलो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है L से कहां पे जाओ? Z पे जाओ। मुझे बताइए L से Z पे जाना है, मुझे बताओ यहाँ पे L है, बोलो L से मैं कहीं और जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकते, आगे ही नहीं जा सकता, मतलब आप L से कहीं जा ही नहीं सकते, इसीलिए ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आइडिया आ चुका है
तो आपको एक छोटा सा और एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप गड़बड़ी में आंसर गलत टिक कर लोगे, ठीक है भाई। तो आपको ये एंड मोमेंट वाला जो अभी कंसेप्ट है इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। तो हमारे पास में एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है भाई। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती क्या है? तो ये एक ऐसी पेयर होती है, जैसे हमने बोला ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये मान लो कंक्लूजन है। तो अगर मान लो मेरे दोनों कंक्लूजन का आंसर आया, ये भी फॉलो नहीं करता और ये भी फॉलो नहीं करता, एंड दोनों में से जो एलिमेंट है, एलिमेंट दोनों में सेम रहेंगे, तो एलिमेंट सेम, ठीक है भाई। तो आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर दोनों मेरे कंक्लूजन फॉलो नहीं करते और दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम है, एलिमेंट का मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो इसमें एलिमेंट होगा ए और बी। तो अगर मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई दोनों कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करते और दोनों में जो भी एलिमेंट आए हुए अगर वो सेम सेम है, तब हम ऐसी पेयर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब एक चीज समझना, ये भी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता, तो मुझे बताइए हम आंसर क्या लिखते थे? हम आंसर ये लिखते थे कि भाई ना फर्स्ट फॉलो करता है ना सेकंड फॉलो करता है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा तो आपका आंसर तभी गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इसमें क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स ये है कि अगर ये भी फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता, लेकिन उनके अंदर अगर एलिमेंट दोनों में सेम है, तो उसका आंसर दोनों फॉलो नहीं करते नहीं होता। उसका आंसर होता है हमेशा आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है भाई। बस आपको ये याद रखना है, अगर ऐसा कभी भी मिल गया आपको तो हमारा आंसर होगा आइदर वन और टू फॉलोज। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इसको नोट कर लेंगे याद से, ठीक है भाई, बहुत काम की चीज है ये। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? टी से कहाँ पे जा सकते हैं हम लोग? एल पे। मुझे बताओ यहाँ पे टी से आर पे, मुझे बताओ टी से आर पे जा सकते हैं? हाँ भी जा सकते हैं। बोलो आर से के पे जा सकते हैं? हाँ भी जा सकते हैं। मुझे बताओ मुझे एल पे जाना था, ओके, तो के से अपना काम नहीं चलेगा, आपको इधर ही बात करनी पड़ेगी। बोलो टी से आर पे गया, क्या मैं आर से डब्ल्यू पे जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आर से डब्ल्यू पे नहीं जा सकता तो मैं डब्ल्यू से एल पे भी नहीं जा सकता, इसीलिए हम बोलेंगे यहां से इधर नहीं जा सकता, मतलब मैं टी से एल पे भी नहीं जा सकता। आई होप समझ में आया होगा। इसकी बात करते हैं। बोलो ये क्या बोल रहा है? डब्ल्यू से कहाँ पे जाओ? के पे। मुझे बताओ डब्ल्यू से के पे जाने के लिए मुझे बताओ सबसे पहले क्या मैं डब्ल्यू से आर पे जा सकता हूँ? हाँ भी जा सकते हैं। अच्छा बोलो आर से के पे जा सकता हूँ? हाँ भी जा सकते हैं, मतलब मैं के पे तो पहुंच गया। मुझे ये बताओ इक्वल टू यहाँ पे था लेकिन इक्वल टू यहाँ पे नहीं था, कम से कम एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। आई होप समझ में आया, ठीक है भाई। इसीलिए आप बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है भाई। अब देखिए ये एक बस छोटा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाकी आप होशियार हो, आप इसको कर सकते हो। इसमें होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब कोडेड फॉर्म में दिया रहेगा, बस उसको पहले आपको डिकोड करना है और एक बार क्वेश्चन डिकोड हो गया उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं अभी? तो आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इन सब के अपने एक मीनिंग आए हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है @, देन उसके बाद में हैश, देन उसके बाद में आपका डॉलर है और उसके बाद में परसेंटेज है और उसके बाद में स्टार। तो ये सबकी मीनिंग है, क्या मीनिंग है वो समझा दो। देखो P @Q, इसका मतलब क्या है? P इज नॉट ग्रेटर देन Q, नॉट ग्रेटर, मेरे मतलब वो बोल रहा है बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है? या तो छोटा होगा या तो इक्वल टू होगा, इसीलिए हम बोलेंगे @ का मतलब क्या होगा? लेस देन और इक्वल्स टू। आई होप समझ में आया। हैश का मतलब क्या है? वो तो सीधा सीधा दे दिया, P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, मतलब वो बोल रहा है कि हैश का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। आई होप समझ में आया। डॉलर का मतलब क्या होता है? P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन, मतलब बड़ा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इक्वल टू है, इक्वल टू है। परसेंट की बात करते हैं तो आप मुझे बताओ परसेंट का मतलब क्या बोल रहा है? P इज लेस देन Q, तो डायरेक्ट दे दिया, परसेंट का मतलब लेस होता है, और अगर ये लेस है तो ऑटोमेटिकली जो एक सिंबल बचता है वो कौन सा बचता है? ग्रेटर। डायरेक्ट छाप देना या फिर थोड़ा चेक करने के लिए अगर आप चाहो तो लिख देख भी सकते हो। बोल रहा P इज नीदर लेस देन नॉर इक्वल्स टू, मतलब छोटा भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं, और छोटा भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है मेरे भाई कि वो बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ग्रेटर। आई होप समझ में आया। तो कहने का मतलब जो अब सिंबल दिए थे बस हमने उसको डिकोड कर दिया। अब आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ऐसा, ठीक है भाई। तो ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको पहले आप डिकोड करेंगे फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको समझाने के लिए अगर आप चाहो तो मैं ये एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो मेरे भाई बड़ा बन जाएगा। देखो अगर आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट भी समझना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सारी चीजें हर बार 10 मिनट 15 मिनट में नहीं हो सकती। वो टाइम बचाने के चक्कर में मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान देके दिक्कत पैदा करूं, ये नहीं करूंगा, ठीक है भाई। थोड़ा 5 मिनट का अगर मान लो लेट है ना, लंबा हो जा रहा है तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है भाई। इसको मैं जस्ट समझा देता हूँ फिर फिनिश कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मीनिंग थे। एट द रेट का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर देन और लेस देन। हैश का मतलब सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, यही पे आता है। मेरे को बताओ डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर का मतलब है इक्वल्स टू, ये इसका मीनिंग है इक्वल्स टू। देन स्टार, स्टार का मतलब क्या है भाई, स्टार का मतलब है ग्रेटर, इसका मतलब है ग्रेटर। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है आपका एट द रेट। बोलो एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल्स, इसका मीनिंग है लेस देन और इक्वल्स, ठीक है भाई। कंक्लूजन में आते हैं। देखो स्टार का मतलब तो समझ में आ गया हमको, बी इज ग्रेटर देन ए लिखना पड़ेगा। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है लेस देन, तो यहाँ पे आएगा के लेस देन आर। देन हैश, हैश का मतलब क्या होता है, तो एक लास्ट वाला बच गया था शायद, हैश, हैश का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आएगा बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू था ना, तो ये आएगा आपका हैश, हैश का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है भाई। तो आप एक चीज समझिए, देखो अभी हर बार ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो बोलो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है बी से मुझे कहाँ पे जाना है, के पे, ठीक है भाई। आप देखो बी से के पे जा सकते हैं क्या, देखो बी यहाँ पे दिख रहा है, बी से आर पे जा सकता है क्योंकि इक्वल टू है, ठीक है भाई। आर से एन पे जा सकता हूँ क्योंकि ग्रेटर का साइन है, जा सकते हैं। अगर मैं एन पे पहुंचा तो यहाँ पे एन है और यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है, मुझे बताओ क्या मैं एन से के पे जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, है ना, इधर से ओपन है तो जा सकते हैं। मतलब मैं बी से के पे जा पा रहा हूँ। मुझे बताओ ये वाले स्टेप में इक्वल टू था, ये वाले स्टेप में इक्वल टू था, लेकिन जो बीच वाला स्टेप था वहां पे इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये फॉलो करेगा। आई होप समझ में आया। इसकी बात करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आर से कहाँ पे जाओ, के पे। मुझे बताओ आर से के पे जा सकते हैं क्या, तो हमने अभी देखा था ये आर था, हम आर से के पे तो पहुंच गए थे, है ना भाई, क्योंकि मैं आर से के पे जा रहा था और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इधर इक्वल टू है, इसलिए ये फॉलो करेगा। मेरे भाई ये बोल रहा बी से एन पे जाओ, क्या अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, बी से एन पे भी हम लोग पहुंच गए थे, बी से एन पे हम लोग जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब एन पे जैसे ही मैं पहुंचा यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, लेकिन इसका मतलब है हर स्टेप पे इक्वल टू होना चाहिए, इसीलिए ये फॉलो नहीं करता। भले मैं बी से एन पे पहुंच गया, लेकिन क्योंकि हर स्टेप पे इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये फॉलो नहीं करता। आई होप समझ में आया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगर कोडिंग डिकोडिंग वाला आ गया तो उसमें जो भी सिंबल रहेंगे पहले उसको कन्वर्ट करो, देन उसको सॉल्व करो। इसमें हल्का सा थोड़ा सा एक ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अब आपका काम क्या है मेरे भाई, आपने एक बार कंसेप्ट अब पढ़ लिया है, तो आपका बस अब ये काम है कि इसके 50 क्वेश्चन उठाओ, हार्डली 50 क्वेश्चन, उसके ऊपर नहीं जाओ, 50 क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व कर लो। आज के आज सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। अगर आपको ये समझ में आया और आपका कॉन्फिडेंस मेरे भाई एक अच्छी लेवल पे गया तो वीडियो को जरूर पसंद कीजिएगा। अच्छा, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये नहीं देते, ये अगर आप चाहो तो घर पे कर लेना, ठीक है भाई। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसको समझना है अच्छे से और मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। ओनली वन फॉलोज आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज आएगा, बोथ फॉलोज आएगा, नाइदर वन नाइदर टू फॉलोज आएगा, या आइदर वन आइदर टू फॉलोज आएगा। आई होप समझ में आपको, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, तब तक के आपसे इजाजत चाहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पेपर है पास में, है ना, थोड़ा सा और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी जो भी दिन बचे हैं ना मेरे भाई, यही डिसाइड करेगा तुम्हारा अभी आगे में क्या होने वाला है। मतलब जो रिजल्ट आएगा ना वो पूरा का पूरा ये आखिरी के 30-40 दिन भी डिसाइड करके, याद रखना आपने कितना पढ़ रखा है, कितना हो चुका है या कुछ नहीं पढ़ा है,
ये अब मैटर नहीं करता, ये 30-40 दिन में तुम क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा गेम इसी पे। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा रैंक लाइए, अच्छे अच्छे कॉलेज में जाइए, है ना, जेबी को टारगेट करो बिल्कुल ही। उसके नीचे में मानना ही नहीं मेरे भाई, मेरे को इसके नीचे आना है। जमनालाल बजा है ना, जमनालाल जिंदाबाद। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।